नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हिजाब मामले को लेकर फैसला फिर टल गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच फैसला टाई होने के बाद अब मामला सीजेआई के पास चला गया है। फैसला आने में भले ही अभी समय लगे, लेकिन मामले पर जमकर सियासत हो रही है। अब सवाल उठता है कि स्कूल कॉलेज में हिजाब का क्या काम है। स्कूलों में पहले से ही ड्रेस कोड होता है, फिर वहां हिजाब पहनने की मांग क्यों? स्कूल में अनुशासन जरूरी है या धार्मिक पहनावे को लेकर आजादी? क्या बिना हिजाब के बेटियों को पढ़ने में समस्या होगी? दुनिया के कई देशों में हिजाब पर पाबंदी है, जिसमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। अब इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया के फैसले को सही ठहराया है, क्योंकि उनकी राय ओवैसी की राय से मिल रही है। तो क्या ओवैसी के लिए बेटियों की शिक्षा से जरूरी हिजाब है? आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। एक सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट हिजाब के फेवर में आया है और जो हाई कोर्ट का जजमेंट था, मेरी राय में इट वाज बैड इन लॉ, बैड इन टर्म्स ऑफ इट कंटेंट्स, और इट हैड मिसयूज कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन। दिस हैज सीरियस रेमिफिकेशन, शुड नॉट हैव बीन अलाउड। ये जो कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही हैं, इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ये कहा है, हुक्म दिया है, और वो इसलिए पहन रही हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तो बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया, इसको बैन किया और खामखा एक रक्कस क्रिएट किया गया है। अब हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के बटे हुए फैसले के बाद एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बेहद अजीबोगरीब बयान दिया है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि हिजाब नहीं पहनने से आवारगी बढ़ेगी और हालात बिगड़ते हैं। ऐसे हिजाब पर रोक से समाज को नुकसान होगा। हिजाब के मुद्दे को बीजेपी भड़का रही है। ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। अब हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला टाई होने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उनका कहना है कि हर चीज का राजनीतिकरण सही नहीं है। आइए सुनते हैं हिजाब मामले पर उनका क्या कहना है। उसको एक कंट्रोवर्सी बना देना, उसके बाद फिर बाकी मजहब के लोग, कोई पगड़ी बांध के आता है, कोई किरपान रख के आता है, कोई तिलक लगा के आता है, कोई दाढ़ी रख के आता है, तो पहचान तो सबकी हो जाती है, यूनिफॉर्मिटी रही कहाँ? कोई सर ढक के आ रहा है, कोई सर खुला हुआ आ रहा है। अब क्या ये सोसाइटी या ये सरकार बताएगी कि क्या पहनना है, कैसे पहनना है? आज ही इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? यहाँ पे क्या ऐसी खास ज़रूरत थी? कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं किसी की कि साहब हिजाब करे या ना करे। पॉलिटिसाइजेशन हर चीज़ का मुनासिब नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना राशिद फिरंगी महली ने कहा कि हिजाब पहनने से रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। ऐसे में हिजाब इस्लाम में अनिवार्य है। तमाम शहरियों को इस बात का हक है कि वो अपने हिसाब से अपने मज़हब को फॉलो करें, और उसी के साथ साथ अपने मुल्क का जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, उसको देखते हुए भी बच्चियों को अपने सर को कवर करने से नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि अगर बच्ची एक कोई मॉडेस्टली ड्रेसअप हो करके स्कूल जा रही है तो उसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। आर्टिकल 15 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी इस बात का तस्करा किया गया है कि किस तरीके से औरतों की मॉडेस्टी का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों की राय यही है कि हिजाब जो है इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम।
तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं जीनत शौकत अली, इस्लाम की जानकार, फरहाद नकवी हमारे साथ हैं और इसके साथ ही ताहिरा हसन हैं, विमेन एक्टिविस्ट हैं, इफरा जान है हमारे साथ, मुस्लिम एक्टिविस्ट, और कलीमुल हफीज, नेता AIMIM। आप सभी का बहुत स्वागत है। कलीमुल हफीज साहब, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। स्कूलों में, कॉलेजेस में हिजाब जरूरी क्यों? देखिए, हिजाब संविधान की दृष्टि से फंडामेंटल राइट के तहत राइट टू चॉइस और राइट टू लाइफ है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करें। उसमें भी हिजाब कुरान की हिदायत है और ये बच्चियों का आज़ादी है कि वो हिजाब पहने या ना पहने। इसी को लेके कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई और जिस तरह से बातें रखी गई, वो इत्तेफाक से एक हमारे जो ऑनरेबल जज हैं वो एग्री थे जस्टिस, और एक ऑनरेबल जस्टिस एग्री नहीं थे, इसलिए वो लार्जर बेंच पे चला गया। हमें उम्मीद ये थी कि आज ही वो फैसला आ जाएगा और हमारी बच्चियों को हिजाब के साथ तालीम की इजाज़त मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमें उम्मीद है कि लार्जर बेंच उसको सुनेगी और ज़रूर हमारी बच्चियों को हिजाब पहनने की आज़ादी भी मिलेगी और वो ताकि अपनी तालीम और अपने आने वाले आगे की जो भी उनकी एजुकेशन है उसे पूरा कर सके। कलीमुल साहब, एक बड़ा अहम सा सवाल है और जब से हिजाब पर कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, एक सवाल जो तैर भी रहा है और जिसका सवाल का जवाब मिल भी नहीं रहा है। सवाल यह है कि स्कूल या कॉलेज यूनिफॉर्म सिस्टम होता है। यूनिफॉर्म सिस्टम इसी वजह से होता है कि ना धर्म के आधार पर, ना आर्थिक आधार पर, ना किसी और चीज के आधार पर बच्चों में कोई भेदभाव ना हो, इसलिए यूनिफॉर्म का सिस्टम स्कूलों में, कॉलेजेस में लागू किया जाता है। इससे इतर अगर हम अपनी धार्मिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करने लगेंगे तो सर फिर यूनिफॉर्म का मतलब क्या रह जाएगा? देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब तो हिजाब की वाली बच्चियां भी यूनिफॉर्म पहनना चाहती हैं, लेकिन सिर्फ हिजाब पहनने से कोई यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगी क्या? हमारे सिख भाई पगड़ी पहनते कि यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाती है, या कोई और जो क्रिश्चियन है वो क्रॉस पहनते हैं, या जो हमारी हिंदू भाई बहन हैं कोई कड़ा पहनता है या कोई दूसरा तरह के जो निशानात पहनते हैं, उससे कोई यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाती है? ये एक तरह से हमारी सोच का फर्क है। सच्चाई ये है कि सदियों से इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब तो इतना है कलीमुल जी, इसलिए इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सेकंड सर, मैं अपना सवाल रख दूं। देखिए, इसलिए इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी मैंने तमाम बयान सुनाए, आपने सुना समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं कि अगर हिजाब नहीं पहनेंगी, अगर पर्दे में नहीं रहेंगी महिलाएं तो आवारगी बढ़ेगी, समाज पर गलत असर पड़ेगा। ये जो सोच जुड़ी हुई है ना सर, पर्दे के साथ या हिजाब के साथ, पर्दा किसी भी धर्म में हो, इस सोच को लेकर आपत्ति है। थोपते क्यों है महिलाओं पर? नहीं, मैं आपको प्राची जी एक बहुत ही कमाल की बात बताता हूं कि एक लेडी हैं और वो जर्नलिस्ट हैं, आपकी फ्रेटर्निटी की हैं, यमन की। उनको 2011 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला। उनको मदर ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है। मदर ऑफ रिवॉल्यूशन इन जर्नलिज्म, मदर ऑफ रिवॉल्यूशन इन वुमेन एम्पावरमेंट, मदर ऑफ रिवॉल्यूशन इन डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट। और उन्होंने क्या किया, 2005 में जो अपना मूवमेंट शुरू किया और उसकी वजह से पूरे अरब वर्ल्ड में, यानी मुस्लिम वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन आया और एक उसे अरब स्प्रिंग कहा गया। तो जब उनको 2011 में नोबेल प्राइज मिला और पूरी दुनिया की मीडिया ने उनसे ये सवाल किया कि आप मैडम, आपने इतना बड़ा 32 साल की उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, दुनिया की तारीख में यंगेस्ट वुमेन है जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज मिला है, लेकिन आप हिजाब पहनती हैं। ठीक, तो ये तो एक रिग्रेसिव निशानी है। तब उन्होंने क्या कहा वो सुनिए आप। उन्होंने ये कहा कि ये आपकी सोच है, जब दुनिया शुरू हुई थी तब इंसान तकरीबन नंगा था, जैसे जैसे उसका दिमाग का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे उसने क्लॉथ पहनना शुरू किए, तो इसलिए क्लॉथ पहनना या जो मैं आज क्लॉथ पहनती हूँ ये मेरे दिमाग के डेवलप होने की निशानी है। जो लोग किसी औरत के नंगा होने को, कपड़े पहनने को
उसकी मॉडर्निटी समझते हैं, ये उनके दिमाग की प्रॉब्लम है। देखिए कलीमुल हफीज साहब, मैं मॉडर्निटी मैं मॉडर्निटी और किसी धार्मिक परिप्रेक्ष्य पर नहीं जा रही हूँ सर। मेरा सवाल सोच को लेकर था, आप मुझे एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल मेरे इस सोच से सर, ये जो सवाल मैंने पूछा था उस सवाल का जवाब नहीं आ पाया। खैर, जीनत शौकत अली जी, कलीमुल हफीज साहब कह रहे हैं आजादी होनी चाहिए, हिजाब पहने या ना पहने, यूनिफॉर्मिटी से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, ये हमारी आजादी है कि मैं अपनी धार्मिक प्रैक्टिसेस को स्कूल में भी फॉलो करूं या कॉलेज में फॉलो करूं। देखिए, सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक राइट देता है कि हर लेडी को जो भी कपड़ा चाहिए वो पहन सकती है। हिजाब चाहिए, घूंघट चाहिए, साड़ी चाहिए, जो चाहिए पहन सकती है, तो उसमें कोई डिबेट नहीं है और कोई इसमें नेशनल इश्यू नहीं है। छोटी सी बात को बड़ी लंबी बना दी गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स यू और इंडिया में आपको परमिशन है, लेकिन ये बात है कि एवरी इंस्टीट्यूशन हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक इंस्टीट्यूशन के सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। आप उस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो फिर आपको वहां फॉर्म मिलता है जो आपको साइन करना पड़ता है, जो उनके रूल्स और रेगुलेशंस है वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर एक पर्टिकुलर स्कूल का ये रूल है, ये नियम है कि आप जो है वो यूनिफॉर्म पहनो जिसमें कोई कटिंग अक्रॉस ऑल रिलीजन्स, जिसमें ना सैफरन हो, ना तिलक हो, ना क्रॉस हो, ना कुछ हो, अगर आप वो रूल है उसमें और आप उसको साइन करें तो आपको फॉलो करना है। अगर आपको वो सूट नहीं होता है तो वहां बहुत सारी दूसरी स्कूलें हैं जहां आप जा सकते हो, जहां उसका परमिशन है पहनने के लिए, तो वो स्कूल में जाओ आप। लेकिन जो स्कूल का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो स्कूल में आप जाना चाह रहे हो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो आपकी वजह से। दैट इज माय फर्स्ट सबमिशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको फॉलो करना है और वो अगर आपको उस स्कूल में जाना है तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया था कि द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन मस्ट बी रिस्पेक्टेड मोर देन द इंडिविजुअल। तो इधर जो हिजाब का सवाल है कि आप पहनो, बहुत सारी दूसरी स्कूल है वहां जाके पहनो। यही स्कूल एक है जहां नहीं अलाउड है तो वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात, मेरी फाइनल बात ये है कि इसको आप एजुकेशन से लिंक कर देते हो, इज स्ट्रेचिंग द मैटर टू फार। देखिए, आज बहुत सारी मुसलमान लड़कियां हैं जो हिजाब नहीं पहनती है और स्कूल में जाती है एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। और दूसरी चीज ये है उसमें इम्पेडिमेंट कहां से आ रहा है? तो बात यह है इम्पेडिमेंट आपकी सोच में है। और अगर आप 5 साल की बच्चियों से वो एक किस्म का लिबास, किसी भी किस्म का लिबास हो, चाहे वो ऑरेंज लिबास हो या ग्रीन लिबास हो या हिजाब का लिबास हो, वो आप पढ़ा दिए उसको, तो फिर फ्रीडम कहाँ रहा? वो बड़ी वैसी ही होगी। बिल्कुल इसी सोच को लेकर मेरा सवाल था कि ये जो सोच थोपी जा रही है और ये आज से नहीं सदियों से थोपी जा रही है, इस सोच का हल क्या है? ये महिलाओं पर थोप देना कि आपको पहनना है और बचपन से उसे प्रैक्टिस कराना है, और उसका आलम यह है जो आज हम एक विवाद के तौर पर देख रहे हैं। इफ्रा जान जी, हिजाब जरूरी क्यों है स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, वो भी तब जब कॉलेजेस और स्कूलों की अपनी एक अलग यूनिफॉर्म है और एक रूल बुक होती है बाकायदा जिस पर आपको साइन करने होते हैं? तो फिर ये आपत्ति क्यों, ये जिद क्यों? जी देखिए, पहली बात, जो स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं करता है। आज जो अगर आप जस्टिस धूलिया की बात सुनेंगे तो उन्होंने बहुत साफ साफ तौर पे कहा है कि एक महिला जब स्कूल जाती है, कोई भी महिला हो, हिंदू महिला हो, मुस्लिम महिला हो, वो अपनी डिग्निटी और अपनी प्रिवेसी को लेकर स्कूल जाती है और उसकी डिग्निटी और प्रिवेसी जो है वो स्कूल में प्रोटेक्ट होगी और इंडियन गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करेगी। जहां तक हिजाब की बात आती है, मैंने हिजाब नहीं पहना एक मुसलमान औरत होने के नाते, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हर औरत के पास एक चॉइस हो कि क्या वो सर पे स्कार्फ रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है। ये ईरान में भी जो हमारी बहनें लड़ रही हैं उनके पास भी चॉइस होना चाहिए, और जो हमारी बहनें कर्नाटका में लड़ रही हैं उनके पास भी चॉइस होना चाहिए। अब लास्ट एक क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म अगर है तो उसमें हिजाब का क्या काम? देखिए, हिजाब अगर आप देखेंगी, जैसे पकड़ी लगाई जाती है वो कंपैटिबल है यूनिफॉर्म के साथ, अगर वो बिल्कुल उसी कलर का हो। इसी तरह अगर कोई बच्चा हिजाब लगाना चाहता है उसी कलर का जिसका यूनिफॉर्म हो तो वो कंपैटिबल। इफ्रा जान जी, चूंकि जस्टिस धूलिया जी का आप मुझे यहाँ पर जस्टिस धूलिया जी की बात आप कर रही थी और उसका रेफरेंस आप दे रही थी जो आज उन्होंने बात कही है, लेकिन जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला था उसमें तो ये भी मेंशन किया गया कि इस्लाम में अनिवार्य नहीं है हिजाब,
और आप टर्बन का अगर जिक्र कर रही हैं तो ये तो माना गया है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो अंतर है ना दोनों में। जी देखिए, बार बार आज जस्टिस धूलिया ने, अगर आप देखेंगे, उन्होंने कहा इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का टेस्ट तब आता है जब किसी और के राइट्स जो हैं ओवरराइड हो रहे होते हैं। यानी इस टाइम पे जब ये लड़कियां हिजाब लगा रही हैं, किसी और के राइट्स ओवरराइड, किसी और के हक तो ओवरराइड नहीं हो रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सिंसियर बिलीफ इन द प्रिंसिपल यूज होना चाहिए कि क्या इन औरतों को लगता है कि ये उनका सिंसियर बिलीफ है कि उनका रिलीजन ये कहता है। बहुत सारी प्रैक्टिसेस इस्लाम में हैं जो बहुत सारी मुस्लिम्स फॉलो करते हैं, वो शायद कुरान में, लेकिन इसकी आड़ में जो बातें थोपी जाती हैं फराजान जी, उन बातों पर भी जिक्र कर लेना जरूरी है। आज ही हम कई सारे बयान चला रहे हैं कि अगर हिजाब नहीं पहनेंगे, पर्दा नहीं करेंगे तो आवारगी बढ़ जाएगी, समाज का माहौल गलत हो जाएगा। आपत्ति इस सोच को लेकर है, आपत्ति इस बात को लेकर है कि स्कूल अगर कॉलेज में यूनिफॉर्म है तो क्या जरूरत है कि हम वहां जाकर ये दिखाएं कि मेरी धार्मिक प्रैक्टिस क्या है या मैं किस चीज में बिलीव करती हूँ या नहीं करती हूँ। आपत्ति इस बात को लेकर है। मैं आपसे जल्दी से दीजिए। मैं बस एक शॉर्ट में बोल देती हूँ। मैं जब कॉलेज जाती थी हमारे कॉलेज में यूनिफॉर्म हुआ करता था, लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स की शादी हो गई थी कॉलेज में, तो वो एक मंगलसूत्र पहनती थी। मैं कभी उनका मंगलसूत्र जो था उस कॉलेज यूनिफॉर्म के साथ कंपैटिबल था। कभी उनको कोई ये नहीं कह सकता था कि आप ये मंगलसूत्र निकालो क्योंकि यूनिफॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये उनका धार्मिक रिलीजियस प्रैक्टिस था। इसी तरह अगर कोई हेड स्कार्फ लगाती है, आप लगाने दीजिए। मुस्लिम महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को हमारी फोर्स नहीं कर सकते ना इफ्राजान जी, आप फोर्स नहीं कर सकते। मेरा कंसर्न ये है, आप फोर्स नहीं कर सकते, ये आजादी होनी चाहिए एक महिला की। अरे मैडम, कितने सारे ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें फोर्स किए जाते हैं। फराज जी एक सेकंड, फराज जी एक सेकंड मैडम, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं फराज जी आपके पास आऊँ। ताहिरा जी, ये जो बहस छिड़ गई है एक हिजाब को लेकर, इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आज फैसला आना था, हालांकि फैसला नहीं आया, दो राय हो गई, लेकिन इसमें क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे समझ रही है, किस तरह की कंट्रोवर्सी है? देखिए, आज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया वो स्प्लिट वर्डिक्ट आया ना, तो जाहिर है कि वो हायर बेंच को रिफर हुआ है। तो ऑनरेबल जजेस जो हैं वो बड़े काबिल हैं, उन्होंने भी देखा चीजों को, जो सारे एंगल्स को देखा कि क्या है क्या नहीं है। आप किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते हैं हिजाब, और ना आप ये उनको फोर्स कर सकते हैं कि हिजाब ना पहने। जैसे अभी कहा उसने, इससे पहले जो थी कि ये स्कूल्स आर इंटाइटल्ड टू मेक देयर लॉज। किसने कहा नहीं इंटाइटल्ड है इंटाइटल्ड, बिल्कुल सही कहा उन्होंने एडजक्टिविस्टली। लेकिन क्या दैट इंटाइटलमेंट कैन ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? राइट टू एजुकेशन को डिनाई कर देंगे? मैं कह रही हूँ हेड टू टो बुरखे की तो किसी ने बात नहीं की। अगर बच्चियां स्कूल में क्लास में बैठ के एक टुकड़ा जो अपने दुपट्टे का यूनिफॉर्म का हिस्सा है उसको अपने सर पे डाल लेती हैं सिर्फ, तो क्या परेशानी? दिस इशू हैज बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। आप एजुकेशन पे बात नहीं कर रहे हैं उस कम्युनिटी की जहां 1983 में गोपाल सिंह रिपोर्ट आई, उसके बाद सच्चर आई 2006 में, उसके बाद आई रंगनाथ कमीशन जो कह रही है कि एजुकेशन लिटरेसी लेवल बहुत कम है। तो जाहिर है उन बच्चों के लिए घर से निकलना जहां भी ऑर्थोडॉक्सी है इसको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई? उनका निकलना इज लिबरेशन कि एटलीस्ट वो हिजाब पहन के क्लास में जा रही हैं, वो एजुकेशन हासिल कर रही हैं, उनके लिए वो माहौल तो बनाइए सिचुएशन। हम ईरान में अमीनी के साथ खड़े हैं क्योंकि वहां की रिजीम फोर्स कर रही है पहनो। क्यों फोर्स कर रही है? ये उसका राइट है औरत का, वो डिसाइड करेगी पहनेगी कि नहीं पहनेगी। बिल्कुल, इन दोनों चीजों को बैलेंस करना होगा ताहिरा जी, और तभी इसका असली मतलब चर्चा का निकल भी पाएगा। फराज जी, आपत्ति क्या है इस बात को लेकर? अगर कोई बच्ची या कोई लड़की अपनी स्वेच्छा के साथ हिजाब पहनना चाहती है तो इसमें आपत्ति क्यों दर्ज की जा रही है? देखिए, तो आपने पहले मुझे टाइटल बहुत गलत दिया है कि हिजाब विरोधी। मैं हिजाब की विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के विरोध में हूँ जो लोग शरीयत और इस्लाम की आड़ में औरत को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। ये मुद्दा ही असल में उन लोगों का है। तो इसलिए ये कहने की बात आती है कि औरत को अगर बेटियां पर्दा करना चाहती हैं स्वेच्छा से तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप अगर उनके जबरन पर्दा कराने का वो करते हैं तो ये गलत है। क्योंकि अगर आप हिजाब को लेके चलेंगे, हिजाब को देखेंगे तो हिजाब का
पर्दे का जिक्र कुरान में, वही बात आ जाएगी, कुरान में औरत से ज्यादा मर्द के ऊपर भी है। तो जब मर्द के ऊपर भी लागू है तो हम औरत को ही क्यों टारगेट करते हैं उस चीज को लेके। और फिर अभी एक डिबेट में मैंने देखा कि एक मौलाना साहब ने ये बात बोली कि औरत को इसलिए पर्दा करना चाहिए ताकि वो मर्द की गलत निगाहों से महफूज रहे। ठीक, तो आप यहाँ पे भी औरत से ही कुर्बानी दिलवाएंगे। मैं फराज जी आपको बीच में माफी के साथ रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। बहुत स्वागत है ओवैसी साहब आपका इंडिया टीवी पर। आज जो एक फैसला आने वाला था जिस पर सभी की निगाहें थी, वो फैसला नहीं आया क्योंकि दो अलग अलग राय दोनों जस्टिस की आई। इस पर आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले नहीं, फैसला तो आ गया है, दो जजेस ने अपने अपनी फैसला अलग दिया है और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि एक यूनानिमस फैसला आएगा हिजाब के हक में। अगर जजेस का ये इख्तियार है, हम उसकी इज्जत करते हैं और एक अलग-अलग फैसले आए। लेकिन वैसे साहब इसका सीधा सीधा मतलब ये भी है कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वो अभी लागू रहेगा, यानी जो बैन हिजाब पर लगाया गया था वो अभी लागू रहेगा। तो अपील क्यों नहीं की जा रही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की हायर बेंच का फैसला नहीं आ जाता है तब तक मान ली जाएं ये बातें जो हाई कोर्ट की तरफ से की गई हैं और बैन को जारी रखा जाए? नहीं, सुप्रीम ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है कोर्ट में जाना, लीगल राइट के लिए लड़ना, हम लड़ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने अगर डिफरिंग ओपिनियन दिया तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगा, वो अब फैसला लेंगे कि क्या करना। मगर ये कहना कि फैसले को मान ले, हम तो सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना बेंच बनाएंगे या कैसा करेंगे वो फैसला करेंगे। लेकिन ये हिजाब को लेकर इतनी बहस हो क्यों रही है ओवैसी साहब? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर स्कूल कॉलेजेस में एक यूनिफॉर्म तय है और वो रूल्स एंड रेगुलेशन में आता है, उससे इतर हिजाब पहनना जिद समझा जाए इसे? तो उसका जवाब तो आज जस्टिस धूलिया साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर डिग्निटी और प्राइवेसी जो स्कूल गेट में मिलनी चाहिए, क्लासरूम में मिलनी चाहिए। जस्टिस धूलिया साहब ने कहा कि अगर आप ये कहेंगे कि हिजाब पहनना चाह रही है और ये जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत है, ये पब्लिक ऑर्डर के कैसे खिलाफ है, मोरालिटी के कैसे खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के कैसे खिलाफ है? आपके सवाल का जवाब आज जस्टिस धूलिया साहब ने दिया कि गर्ल चाइल्ड हैज राइट टू वेयर हिजाब, यानी इसको अपना राइट है घर के अंदर भी पहनने का, घर के बाहर भी, और ये राइट उसको स्कूल के अंदर पहनने से नहीं रोकता। जस्टिस धूलिया साहब ने अपने फैसले में बात कही है। लेकिन जो फैसला इससे पहले आया जिसको लेकर आपत्ति आप लोगों की तरफ से दर्ज करवाई गई, उसमें हाईकोर्ट ने एक मेंशन किया था अपने फैसले में कि हिजाब इस्लाम में एसेंशियल नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो उसका भी जवाब आज जस्टिस धूलिया साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हिजाब ERP इस्लाम में है या नहीं है, मगर उससे ये आज उन्होंने कहा कि अगर ये बिलीफ सिंसियर है और इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है तो इसमें कोई जस्टिफाइबल रीजन नहीं है कि हिजाब को क्लासरूम में बैन कर दिया जाए। ये भी तो जस्टिस धूलिया साहब ने जजमेंट में कहा है कि हिजाब अगर ERP है या नहीं है, ये एसेंशियल नहीं है इस डिस्प्यूट के लिए। मगर उन्होंने ये कहा कि अगर ये बिलीफ सिंसियर हो और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है तो कोई जस्टिफाइबल रीजन नहीं है हिजाब को क्लासरूम में बैन करने के लिए। चलिए ठीक है, लेकिन ओवैसी साहब एक बात बताइए, स्कूल और कॉलेजेस में जो यूनिफॉर्म है वो इसीलिए लागू की जाती है ताकि एक सिस्टम रहे, किसी प्रकार से कोई भेदभाव ना हो। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना किसी धर्म के, बिना किसी मजहब के, बिना किसी जात पात के, बिना किसी आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव ना हो, इसलिए यूनिफॉर्म का जो प्रावधान है वो स्कूल और कॉलेजेस में किया जाता है। इसमें अगर बार बार ये कहना कि मैं ये पहन के जाऊंगी, मैं ये पहन के जाऊंगा, इस पर आपत्ति है ना कि स्कूल की अपनी यूनिफॉर्म है उसे फॉलो करिए। तो उसका भी जवाब जस्टिस धूलिया साहब ने दिया है। जस्टिस धूलिया साहब ने कहा कि एक मुस्लिम लड़की की जो डिग्निटी है और प्राइवेसी है वो सिर्फ स्कूल में खत्म नहीं होती, उसकी डिग्निटी और प्राइवेसी क्लासरूम के अंदर भी बरकरार रहती है।
वो अपना फंडामेंटल राइट उसको क्लासरूम के अंदर भी बरकरार रखती है। ये कहना कि ये राइट्स डेराइवेटिव हो जाते हैं क्लासरूम में, वो बिल्कुल गलत है। नहीं, बात अगर इस बात और जी पूरी करिए। हाँ बोलिए कुछ पूरी करिए सर अपनी बात। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है ओवैसी जी? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ओवैसी जी, बहस इस बात को लेकर भी एक छिड़ गई है ना कि चलिए ठीक है, अगर ये पूरी महिला के ऊपर छोड़ दिया जाए या लड़की के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो हिजाब पहनना चाहती है या नहीं पहनना चाहती है, लेकिन एक सोच वो भी है ना समाज में कि फोर्स करते हैं, और फोर्स करने के चक्कर में कई बार उत्पीड़न के भी मामले सामने आते हैं। महिला नहीं चाहती तो थोपने की जरूरत क्या है? ईरान में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, महिलाएं विरोध कर रही हैं, खुलकर जला रही हैं हिजाब को। तो उसका जवाब ये है कि भारत में मुस्लिम महिलाएं हिजाब, बच्चियां स्कूल को जाने के लिए हिजाब पहनना चाहती कर्नाटक में, ईरान में नहीं पहनना चाहती है, ठीक है, मगर भारत की तुलना ईरान से करना ये भारत से नाइंसाफी है, भारत की बेइज्जती कर रहे हैं जो लोग भारत की तुलना ईरान से कर रहे हैं। ईरान में राइट टू चॉइस नहीं है जो भारत में है, ईरान में राइट टू कल्चर नहीं है जो भारत में है, ईरान में राइट टू प्राइवेसी नहीं है जो भारत में है। ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, भारत का कोई रिलीजन ही नहीं है, बावजूद इसके कि बीजेपी भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को एक थ्योरेटिक कंट्री बनाना चाहती है, एक रिलीजन एक कल्चर का के ऊपर लेके जाना चाहती है, मगर फिर भी आज भारत में बावजूद भाजपा की कोशिशों के भारत का कोई रिलीजन नहीं है। तो भारत के ईरान से मिलाना सरासर नाइंसाफी है, भारत की बेइज्जती है। ठीक है, नहीं मिलाएंगे, लेकिन जो फिर बयान सामने आते हैं या एक समाज में एक जो सोच डेवलप हो रही है उसको लेकर भी क्लेरिफिकेशन बहुत जरूरी हो। वैसे साहब, एक वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है कि अगर हिजाब नहीं पहनेंगे, महिलाएं पर्दे में नहीं रहेंगी तो आवारगी बढ़ जाएगी, समाज के हालात बिगड़ जाएंगे। ये सोच कहां तक ठीक है सर? इसको लेकर सवाल खड़े होंगे फिर। जो कोई भी इस तरह की बात कर रहा है आप उनसे पूछ लीजिए। मेरा मानना यह है कि क्या कोई दाढ़ी पहनकर लोग इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहे हैं दाढ़ी रखकर? ये अलग बात है कि वो इस्लाम का नाम लेते हैं। इतने बड़े बड़े जो टेररिज्म अटैक हुए तो वो लोग क्या कर रहे थे? वो तो रिलीजन को इस्तेमाल कर रहे थे। और अगर मैं ये कहूं कि नाथूराम गोडसे क्या मुसलमान था या हिंदू था, क्या इसने महात्मा गांधी का कत्ल नहीं किया? तो लोग अपनी गलती को, अपने टेररिज्म एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए रिलीजन का इस्तेमाल करके आए, चाहे वो गांधी का कत्ल हो, चाहे वो इंदिरा गांधी का कत्ल हो, या फिर दिल्ली के सड़कों पर सिखों का जेनोसाइड हो। किसने किया सिखों को? किसने मारा बताइए? क्या मुसलमानों ने मारा था सिखों को? नेली का मैसेकर हुआ, हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। तो लोग अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी को, कत्ल को छुपाने के लिए किसी रिलीजन को इस्तेमाल करते आए हैं। ठीक, आप ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिनकी तरफ से बयान आया है कि ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कुछ लोगों की तरफ से की जाती है। लेकिन मुझे एक बात समझाइए सर, आप मुझे बेहतर समझा पाएंगे कि मैं अगर किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में दाखिला ले रही हूं, मैं फिर से घूम फिर के उसी सवाल पे आ रही हूं, तो वहां के नियम, वहां की रेगुलेशन, वहां की रूल बुक मैंने पढ़ी है, बाकायदा अपनी स्वेच्छा से मैंने उस पर सिग्नेचर किए हैं कि मैं यूनिफॉर्म पहनकर आऊंगी, मैं अपना कोई भी धार्मिक जो मेरा चिन्ह है उसे मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो फिर जब एडमिशन के बाद हम स्कूल जाने लगे, कॉलेज जाने लगे, तो जरूरत क्या आन पड़ी? मत जाइए ऐसे स्कूलों में, मत जाइए ऐसे कॉलेजेस में जहां पर अपने एक अलग यूनिफॉर्म है, कोई बाध्य थोड़ी ना कर रहा है। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि एक सिख लड़का टर्बन पहनकर आएगा, एक ईसाई लड़की अपने गले में क्रॉस पहनकर आ सकती है, एक हिंदू लड़की विभूति लगाकर स्कूल के अंदर भी आ सकती है और क्लासरूम में बैठ सकती है। एक मुस्लिम लड़की हिजाब पहनकर स्कूल में आ सकती है, पर क्लासरूम में हिजाब निकाल कर आना पड़ेगा। तो अब ये ईसाई लड़की के ऊपर, वो सिख लड़के के ऊपर, वो हिंदू लड़की के ऊपर क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये मुस्लिम लड़की जो स्कूल के अंदर हिजाब पहन सकती है मगर क्लासरूम में नहीं, वो हमसे कमतर है, वो हमसे कम है। तो ये आप ये बात को समझिए
कि क्या इसकी बेइज्जती नहीं हो रही उस मुस्लिम लड़की की, उसका राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी खत्म नहीं हो रहा है। ये गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, ये प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये गवर्नमेंट के स्कूल में आप ऐसा कर रहे हैं। तो कल यही बच्चे हमारे देश को कल आगे लेकर जाएंगे, हमारे देश का मुस्तकबिल है, यही भारत को और ताकतवर बनाएंगे। और जब उनमें ये दिमाग में बात पैदा हो जाएगी कि मुस्लिम लड़की हमसे कमतर है क्योंकि वो हिजाब पहनती थी, तो फिर हम भारत की खूबसूरती, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, वो किसी विश्व में किसी देश के पास नहीं है, वो उसका प्लुरलिज्म है, वो उसका डाइवर्सिटी है। अगर हम उसको ही खत्म कर देंगे तो फिर भारत की खूबसूरती क्या रहेगी, बताइए। नहीं, कैसे, आप मुझे ये बात समझाइए, ये जो पॉइंट आप उठा रहे हैं, आप जो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं क्लासरूम में, स्कूल में, कॉलेज में, ये कैसे आपने ये भांप लिया, या कैसे आपको लग गया कि कोई लड़की अगर हिजाब पहनकर नहीं जाएगी, मुस्लिम लड़की, तो उसे एक हीन भावना से बाकी धर्म के बच्चे देखेंगे, या उसे इक्वालिटी का अधिकार नहीं मिलेगा? सुनिए जी, स्कूल के अंदर एक लड़का टर्बन पहनकर आ रहा है, एक मुस्लिम लड़की हिजाब पहनकर स्कूल के अंदर आ गई, एक हिंदू लड़की विभूति लगाकर आ गई, एक क्रिश्चियन लड़की क्रॉस गले में पहनकर आ गई। अब ये चारों क्लासरूम में जाती है, मगर मुस्लिम लड़की से कहा जाता है कि बेटी हिजाब निकालो। इन तीनों को कुछ नहीं कहा जाता है। अब आप बताइए उन तीनों पर क्या सोच रहे होंगे उस बारे में। आप तो ये भी भूल चुके हैं कि उस मुस्लिम लड़की पर क्या बीत रही होगी कि ये तीन तो चले गए क्लासरूम में और मुझसे कहा जा रहा है कि तुम्हारा हिजाब तुम निकालो। यही तो हम कह रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब, फिर वहां पर बहस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को लेकर खड़ी हो जाती है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया। कलीमुल हफीज साहब, आप मुझे समझाइए कि अगर कोई मुस्लिम बच्ची हिजाब पहनकर नहीं जाती है तो यहाँ पर इक्वालिटी का मसला कैसे हो जाता है? ये आपने कैसे भांप लिया, ये आपने कैसे समझ लिया कि उस बच्ची को हीन भावना के साथ बाकी धर्म के लोग देखेंगे? देखिए, इतने अच्छे अंदाज में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपको समझाया कि आखिर कैसे वो उस बच्ची पे कितना बुरा असर पड़ेगा और बाकी लोग क्या सोचेंगे, उन्होंने पूरा डिफाइन कर दिया है। लेकिन मैं आपके और सवाल का जवाब देता हूं, जो बीच में आपने कहा भी था कि साहब थोपने की बात कही। देखिए, हमारे यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अभी आपके खुद जो हमारा पैनल है, इस पैनल में तमाम ख़वातीन हैं और उसमें बिना हिजाब के भी हैं, हमारे लिए वो इज़्ज़तमाब हैं। लेकिन अगर इनमें से इसमें कोई खातून अगर हिजाब पहनना चाहती तो हम उसे क्यों रोकते? ये फ़र्क होता है राइट टू चॉइस, राइट टू लाइफ का। दूसरी बात, एक मोहतरमा ने कहा कि साहब वो हर इंस्टीट्यूशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो 75 साल से तो वो उस इंस्टीट्यूशन में हिजाब के साथ पढ़ाई हो रही थी। अभी अचानक बीजेपी को क्या हो गया कि उसने आउट ऑफ प्रोपोर्शन इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। मैं खुद एक आरएसएस के एफिलेटेड स्कूल से पढ़ा हूं और मेरी बहनें, 3 बहनें उसी स्कूल में पढ़ती थी और दुपट्टा था उसमें, आरएसएस का स्कूल, और दुपट्टे के साथ मेरी बहनों ने वहां से सब 10th और 12th किया है। तो ये जो एक नया कल्चर डेवलप किया है 2014 के बाद, मुसलमानों को टारगेट करना, उनके खाने पे, उनके पहनने पर, उनके कल्चर पर, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर, उनके रिलीजियस जो उनके प्लेसेस हैं उन पर। मैं आपको बीच में टोकूंगी तो आप कहेंगे कि फिर मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूं। सर, ये बात यहाँ पर राइट्स की है, बात यहाँ पर महिलाओं की है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं इसीलिए इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, बात यहाँ पर राइट की है, बात यहाँ पर अधिकार की है, बात उस सोच की है जो बहुत समय से महिलाओं पर थोपी जाती है, चाहे वो पर्दे के फॉर्म में हो, घूंघट के फॉर्म में हो, चाहे वो हिजाब के फॉर्म में। मैं भी मैडम बात अधिकार की कर रहा हूं। मेरी बेटी अगर हिजाब पहनना चाहती है, मेरी खुद की बेटी अभी इंजीनियरिंग उसने कंप्लीट किया, एक बच्ची मेरी एमबीबीएस कर रही है, दोनों हिजाब पहनती हैं और कॉलेज गोइंग है। तो जब मेरी बेटी पहनना चाहती है हिजाब, तो आप कौन होते हैं उसे रोकने वाले? अधिकार आप तो दीजिए ना बेटी को। जब अगर आप हिजाब उतारने का अधिकार दे रहे हैं, तो अगर कोई आप ही की बहन, आपकी कोई दोस्त हिजाब पहनना चाहती है तो उसे क्यों रोकेंगे आप? ये आप लोगों के दिमाग में एक गलत बात भर गई है कि हिजाब पहनना कोई रिग्रेसिवनेस है,
कोई पिछड़ेपन की निशानी है, इसे निकालिए। देखिए दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता देश नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो कह रहे हैं सर, ये सोच पर मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ। बहरहाल फराज जी इस बात का जवाब दे दीजिए जो अभी कलीमुल जी कह रहे थे कि ये एक सोच डेवलप हो गई है हिजाब के खिलाफ। ऐसा है क्या? जो तर्क कलीमुल जी ने दिए उन तर्कों से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, सोच बिल्कुल अलग है और बातें बिल्कुल अलग यहाँ पे रखी जा रही हैं। मेन चीज ये है कि ड्रेस कोड की बात है। कर्नाटक में भी जो इशू उठा वो ड्रेस कोड को लेके था कि स्कूल यूनिफॉर्म में आया जाएगा, तो ये कुछ गलत नहीं है। क्योंकि वही चीज आती है कि अगर वही बेटी हमारी कल को कोई भी अधिकारी की पोस्ट पे बैठती है, IAS PCS की पोस्ट पे बैठती है, तो वो हिजाब में नहीं जाएगी, जाहिर सी बात है। तो अभी स्कूल की यूनिफॉर्म पे जब बात आती है तो स्कूल यूनिफॉर्म में आखिर ड्रेस कोड पे ही क्यों हिजाब को लेके बात की जाती है, और उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, वो चीज खामोशी से ठीक हो जाती। तो यहाँ पे इस चीज का इतना इशू बना दिया गया। इसका मकसद ये सब नहीं है, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हमेशा हर जगह पे औरत को कमजोर करके, औरत को कमजोर दिखाने की बात की जाना। ये मुस्लिम कम्युनिटी में हमेशा से हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा 3 तलाक की लड़ाई हुई तो औरत को कमजोर दिखाने की कोशिश की गई, ठीक है। लेकिन ये जो धर्म के कुछ कथित ठेकेदार हैं जो आगे बढ़ के बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन वो कभी जिम्मेदारी की संभालना जानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में हमें अपनी महिलाओं के लिए किस जिम्मेदारी से क्या काम करना चाहिए। हमें अगर हमें हम सारे औरत को समझाना है तो हमें बातें पुरुषों को भी समझाना है कि इस्लाम पुरुषों के लिए क्या ठीक। मैं जीनत जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन मैं इफ्रा जान जी आपसे लेना चाहूंगी। जो बात फराज जी कह रही थी कि देखिए बात उस सोच को लेकर है जो महिलाओं पर थोपी जाती है, बात उस कुरीति को लेकर है जो सदियों से महिलाओं के साथ होती आ रही है और उसे महिला ने अपनी प्रैक्टिस में ले लिया है कि ये तो बचपन से मैंने देखा है तो ये सही ही होगा। जी, हमारी जो सोसाइटी है, जब मतलब पूरे इंडिया की सोसाइटी है, चाहे उसमें हिंदू हो मुस्लिम हो, उसमें अक्सर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं जो पेट्रियार्कल सोच की होती है कि अगर महिला ने ऐसे कपड़े पहने हैं तो ऑब्वियसली उसका बलात्कार होगा। ऐसी स्टेटमेंट्स तो हमारे लीडर्स तक ने दे चुके हैं। अगर महिला ने स्कर्ट पहनी है तो ऑब्वियसली उसके साथ छेड़छाड़ होगी। लेकिन इसका जो ये पेट्रियार्कल सेंटिमेंट है, इसमें पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस भी हमारे यहाँ बहुत हैं। जैसे बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं शादी के बाद अपना नाम सरनेम चेंज कर लेती हैं, वो भी एक तरह से एक पेट्रियार्कल प्रैक्टिस है। या अपना घर छोड़ के हस्बैंड के घर चली जाती हैं, पैट्रिलोकैलिटी जिसे कहते हैं, वो भी पेट्रियार्कल प्रैक्टिस है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एक बैन लगा दें, कि सरकार एक बैन लगा दे कि चूंकि ये सोच गलत है कि महिलाएं अपना नाम चेंज करती है तो हम एक बैन लगा देते हैं कि महिलाएं शादी के बाद अपना नाम चेंज नहीं कर सकती। बहुत सारी चॉइसेस महिलाएं चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो वो ऐसी रखती हैं जो कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये स्टेट का यानी गवर्नमेंट का काम नहीं है उन पे एक चॉइस थोपना। गवर्नमेंट का काम है उनकी चॉइसेस को मजबूत करना। और मैं बस एक पॉइंट से कंक्लूड करूंगी। मेरी जो नानी है वो हमारे खानदान में पहली औरत थी जो स्कूल गई थी और अपने स्कूल बुर्का लगा के जाती थी। अगर उनके स्कूल ने भी उनको बाहर निकाल दिया होता, शायद आज मैं टीवी पे बैठ के एक एजुकेटेड औरत की तरह बात ना कर रही होती। आज जब इन महिलाओं को स्कूल जाने दिया गया है, इनकी जनरेशंस को स्कूल जाने दिया गया है और उसे बाध्य ना करें किसी कपड़े के साथ। जीनत जी जरूरी है क्या कि एजुकेशन को किसी कपड़े के साथ, किसी भी प्रतीक के साथ, किसी भी रिलीजियस चीज के साथ बाध्य कर देना? मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। जो यहाँ कोट किए गए हैं वो रिस्पेक्टेड बहुत अच्छे हमारे जज दुलिया साहब की सब स्टेटमेंट्स आई है, पर वो तो बहुत जस्टिस गुप्ता, ये इट्स अ स्प्लिट जजमेंट। तो जब हम बात करते हैं तो दोनों को इक्वालिटी, दोनों को वे करना है, एक की साइड लेके, क्योंकि वो हमारे सोच के साथ चलना है। तो आई थिंक दैट दिस इंटायर इश्यू जो हो रहा है वो हिजाब की तरफ जो जा रहा है, बार बार ये बात कही जा रही है कि यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये आपका फुल चॉइस है। और आपको स्कूल में भी जाना है तो बहुत सारी स्कूल्स है जो हिजाब परमिट करती है, तो उस स्कूल्स में क्यों नहीं जाते आप? और बहुत सारी स्कूल्स है जहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना है। अगर एक स्कूल का कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप हिजाब पहनो
उसको भी आपको रिस्पेक्ट करना है। उसको नहीं कि वो क्यों ऐसी स्कूल में कहा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन भी रिस्पेक्ट होता है। लेकिन वो स्कूल जहाँ पे ये रूल बना है कि यू हैव टू वेयर अ यूनिफॉर्म, और उनके जो भी कोई रीजन थे, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। और अगर आपको सूट नहीं करते हैं तो आप वहां मत जाइए। तो लेकिन आपकी सोच जो है, अनफॉर्चुनेटली ये जो है, ये सोशल स्टिग्मेटाइजिंग और एक कंडीशनिंग है। मेरे ख्याल से जो ये हिजाब का इंटायर इश्यू है, बच्चे को कंडीशन कर दिया जाता है बचपन से कि भाई तुम ऐसा सोचो और तुम ऐसा पहनोगे तो आप पे अल्लाह की रहमत होगी ज्यादा, और तुम नहीं पहनोगे तो इसी दिस इज अ काइंड ऑफ एन इमोशनल रिलीजन। कलीमुल जी, इस बात का जवाब दीजिए कि जब स्कूल कॉलेजेस में पहले से, ये सवाल सर मैं शुरुआत से पूछ रही हूँ और सवाल का जवाब आया नहीं, कि जब स्कूल और कॉलेजेस में हम एडमिशन लेते हैं तो हमें एक रूल बुक मिलती है, साइन करते हैं, हम पढ़ते हैं और हमें वहाँ तमाम चीजें पहले से बता दी जाती हैं कि भाई आपको यूनिफॉर्म पहननी है, आपको ये पहनना है, आपको ये नहीं पहनना है। तो जरूरी है उन स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन लेना अगर आपको हिजाब पहनना है या कोई भी आपको धार्मिक प्रैक्टिस करनी है, तो आप दूसरे स्कूल कॉलेजेस में चले जाइए। ये तो जबरदस्ती है कि आप स्कूल के रूल्स बदली करो क्योंकि मुझको पसंद नहीं है। दैट इज आल्सो रॉन्ग। जल्दी से जो इंस्टीट्यूशन, हाँ एक मिनट, देखिए, जो इंस्टीट्यूशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ये वहां पे लागू होती है बात। ये जो बात चल रही है, जहां से विवाद शुरू हुआ है, ये सरकार का इंस्टीट्यूशन है। सरकार में हम भी, यानी मुसलमान भी टैक्स देते हैं, हर भारतीय टैक्स देता है। लेकिन कलीमुल हफीज साहब, जो सरकारी कॉलेजेस हैं वहां पर भी यूनिफॉर्म होती है सर, जहां तक मुझे जानकारी है। तो उसे सरकारी और प्राइवेट में बांटना तो बिल्कुल गलत है। बहरहाल मेरे पास वक्त खत्म हो गया है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।